अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए मैंने अपना अंडरकवर मिशन समय से पहले खत्म कर दिया और सीधे घर लौट आया। लेकिन दरवाज़ा खोलने वाला एक आदमी था। ब्रो, किसे ढूंढ रहे हो? मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि कहीं मेरा घर तो चोरी नहीं हो गया। तभी मेरी पत्नी लिनवन ने भी मुझे देख लिया। हनी, तुम वापस कैसे आ गए? वो तो बस बाथरूम इस्तेमाल करने आया था, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मैं हंस पड़ा। तुम्हारी बात पर भरोसा करूं या इस बात पर कि मैं सम्राट छिन हूं? तभी वह आदमी मुस्कुराया। ब्रो, तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत है, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करो। कमाल था, पकड़े जाने के बाद भी मुझे उकसा रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस शांति से अपनी जैकेट उतारी और अंदर पहनी पुलिस वेस्ट दिखा दी। पुलिस की रूटीन जांच है, अपना आईडी दिखाइए। साथ ही अब भी आपका व्यवहार गैर कानूनी घुसपैठ और एक सरकारी अधिकारी को जानबूझकर उकसाने की श्रेणी में आता है। उसकी शक्ल का रंग एक पल में उड़ गया और लिनवान भी अविश्वास से मुझे देखने लगी। तभी मुझे समझ आ गया कि खेल खत्म हो चुका है। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अपने कपड़े उठाओ और पहन लो। मेरी आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन पूरे लिविंग रूम का माहौल जम गया। शेन हाउ ने अकड़ते हुए सोफे से अपनी शर्ट उठाई। 3 साल से मेरी पत्नी रही। लिनवान आखिरकार सदमे से बाहर आई और मेरी बांह पकड़ने दौड़ी। छिनझुन, मेरी बात सुनो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैंने एक कदम हटकर कहा। सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश कर रही हो? मैंने उसे अपनी आस्तीन तक छूने नहीं दी, बस एक नज़र उसकी तरफ डाली और वह वहीं जम गई। उसने मुझे पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। 2 सहकर्मी शेनहाउ को बाहर ले गए। जाते जाते भी वह अकड़ दिखाने से बाज नहीं आया। वान, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लीन वान बेबस होकर उसे जाते हुए देखती रही। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। पुलिस की गाड़ी में बैठते ही शेन हाउ का रिच सेकंड जनरेशन वाला घमंड फिर लौट आया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरे पिता शेन वानशान हैं। ये सत्ता का दुरुपयोग है। मैं वकील करूंगा और तुम पर मुकदमा करूंगा। गाड़ी चला रहे शियाओ ली ने रियर व्यू मिरर से मेरी तरफ देखा। हमने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैंने बस अपने फोन का प्ले बटन दबा दिया। ब्रो, तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत है, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करो। रिकॉर्डिंग की आवाज पूरी गाड़ी में गूंज उठी। एक पल में उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पूछताछ कक्ष में पहुंचने के बाद मैंने शियाओ ली को बाहर भेज दिया। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। दरवाजा बंद होते ही मैंने दीवार पर लगा निगरानी कैमरा बंद कर दिया और मेज पर सिर्फ एक रिकॉर्डिंग पेन रख दिया। शेनहाउ मेरे हर कदम को घबरा कर देख रहा था। उसके माथे पर पसीना आने लगा। तुम क्या करना चाहते हो? ये गैर कानूनी है। मैं बैठा भी नहीं, बस उसके सामने खड़ा रहा। शेनहाउ उम्र 28 साल, होंगफा ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट, पिता शेन वानशान, माँ वांग लिपिंग, निवास जियांगबिन नंबर 1, 12वीं मंजिल, गाड़ी नंबर जिन A88M। मेरे हर शब्द के साथ उसका चेहरा और पीला होता गया। रास्ते में मैंने अपने भाइयों की मदद से उसकी पूरी जानकारी निकलवा ली थी। तुम आखिर चाहते क्या हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं। बस यह जानना चाहता हूँ कि एक ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट मेरे घर बाथरूम इस्तेमाल करने क्यों आता है। मैंने कहा, ना सिर्फ बाथरूम के लिए आया था। लिनवान और मैं निर्दोष हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने यह नहीं पूछा कि तुम निर्दोष हो या नहीं, लेकिन उसने यह जरूर कहा था कि मैं लकड़ी का ठूंठ हूँ और उसे संतुष्ट नहीं कर सकता। मेरी आवाज में जरा भी गुस्सा नहीं था, लेकिन हर शब्द उसके मनोबल को तोड़ रहा था। वह कांपने लगा। मैंने रिकॉर्डिंग पेन उसकी तरफ सरका दिया। तुम क्या कहते हो? इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आज की घटना मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगा। एक रिच सेकंड जनरेशन का पुलिस अधिकारी के घर घुसना और उसे उकसाना। जरा सोचो, तुम्हारे पिता को तुम्हें बचाने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। और सोचो, टैक्स फायर और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विभाग के लोग होंगफा ग्रुप में अचानक कितनी दिलचस्पी लेने लगेंगे। यही आखिरी वार था। उसकी पूरी हिम्मत टूट गई। मैं सब बता दूंगा। अगले आधे घंटे तक उसने सब कुछ उगल दिया। कैसे क्लास रियूनियन में दोनों फिर मिले, कैसे उसने अपने पैसे और रुतबे का दिखावा किया, कैसे लिनवान मेरी शिकायतें करती थी। उसने यहाँ तक कहा, तुम तो बस एक मामूली पुलिस वाले हो। तुम्हारी महीने की तनख्वाह इतनी कम है कि एक बैग खरीदने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता है। मैं बिना किसी भाव के सुनता रहा, लेकिन मेरी मुट्ठियां इतनी कस चुकी थीं कि उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। तो उसकी नज़रों में मेरी यही कीमत थी। तभी मेरी जेब में रखा फ़ोन लगातार बजने लगा। बिना देखे ही मुझे पता था कि वह लिनवान है। मैंने फ़ोन निकाला और बिना स्क्रीन देखे ही काट दिया। अगले ही पल वीचैट पर संदेशों की बाढ़ आ गई। हनी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ वापस आ जाओ। शेन हाउ ने मुझे बहकाया था। मैं बस कुछ समय के लिए भटक गई थी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या हमारे 3 साल के रिश्ते का अंत ऐसे ही हो जाएगा? मैंने उन सभी मैसेजों पर एक नज़र डाली और बिना किसी हिचकिचाहट के सब डिलीट कर दिए। जो मुझे जानना था मैं जान चुका था। उसके बाद मैंने पूछताछ कक्ष का दरवाज़ा खोला और कहा, गैर कानूनी घुसपैठ साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। उसे मौखिक चेतावनी देकर छोड़ दो। शियाओली एक पल के लिए चौंका, लेकिन उसने सिर हिलाया और मेरे आदेश का पालन किया। शेनहाउ ऐसे भागा जैसे कोई डरा हुआ जानवर पिंजरे से निकल रहा हो। उसे लगा कि वह बच गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खेल अब भी शुरू हुआ है। रात देर से मैं घर लौटा। अपनी चाबी से दरवाजा खोला तो तेज परफ्यूम की खुशबू ने मेरा स्वागत किया। लिविंग रूम की लाइटें मंद थीं और पूरे कमरे में बनावटी रोमांटिक माहौल बनाया गया था।
लिन वान दरवाजे के पास घुटनों के बल बैठी थी। उसने हल्का मेकअप किया हुआ था, बाल गीले थे और कंधों पर बिखरे हुए थे। मुझे देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हनी, तुम आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वह रोते हुए बोली, वो बस पानी पीने आया था, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। शेनहाउ ने कपड़े उतारे ही थे कि तुम वापस आ गए। हनी, मुझ पर भरोसा करो। बोलते हुए उसने मेरी शर्ट के बटन खोलने की कोशिश की। कभी यही हरकत मुझे प्यार का एहसास दिलाती थी, लेकिन आज इससे सिर्फ घिन आ रही थी। मैंने उसका हाथ झटक दिया, जोर से नहीं, लेकिन उसमें साफ तिरस्कार था। वह वहीं जड़ हो गई। हनी, मैंने जेब से वह काला रिकॉर्डिंग पेन निकाला और कांच की मेज पर फेंक दिया। रिकॉर्डिंग चालू होते ही शेनहाउ की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। वो तो बस एक मामूली पुलिस वाला है, एक बैग खरीदने से पहले भी 10 बार सोचता है, उसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। रिकॉर्डिंग खत्म होते होते लिनवान का रोना बंद हो चुका था। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया था और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा था। मैं उसके सामने जाकर झुका और 2 उंगलियों से उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई। तुम बस कुछ समय के लिए भटकी नहीं थी, तुम बहुत पहले से यह सब कर रही थी। मैंने तलाक का प्रिंटेड एग्रीमेंट उसके चेहरे पर फेंक दिया। कागज का किनारा उसके गाल को छू गया और वहां हल्का लाल निशान पड़ गया। उसी पल उसका मानसिक संतुलन टूट गया। छिंझुन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। सिर्फ इस एक गलती के लिए तुम मुझे खाली हाथ निकाल दोगे? मैंने तो बस वही गलती की है जो हर औरत कभी न कभी करती है। तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर सकते? मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और ठंडी हंसी हंसा। ये मैंने तुमसे ही सीखा है। ये आखिरी बार था। वह जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे एक और मौका दे दो। मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं, मुड़कर स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। उसके रोने की आवाज़ों के बीच मैंने शांत स्वर में कहा, यह अपार्टमेंट शादी से पहले खरीदा गया था और मेरे माता पिता के नाम पर है। कार मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाए पैसों से खरीदी थी और वह भी मेरे नाम पर है। तुम्हारे बैग, गहने और कपड़े तुम ले जा सकती हो। और हाँ, तुम्हारे कार्ड में जो 2 लाख युआन हैं, वे पिछले 3 सालों में मैंने ट्रांसफ़र किए थे, याद से लौटा देना। मैं एक पल रुका। अगर साइन नहीं करना चाहती तो मत करो। ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सहकर्मियों और तुम्हारी सभी बेस्ट फ्रेंड्स के फ़ोन पर पहुंच जाएगी। फैसला तुम्हारा है। इतना कहकर मैंने उसे जवाब देने का मौका भी नहीं दिया और स्टडी का दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे से टिककर मैं धीरे धीरे नीचे फिसल गया और ठंडी फर्श पर बैठ गया। थकान लहर की तरह पूरे शरीर में फैल गई। 3 साल की शादी जैसे कोई मजाक हो। जिस औरत के लिए मैं सब कुछ देने को तैयार था, उसी ने मेरा दिल अपने हाथों से टुकड़ों में तोड़ दिया था। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा खोली तो उनमें सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक बची थी। ये तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही टीम कैप्टन ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने एक फाइल मेरी तरफ सरका दी। इसे देखो। वह एक गुमनाम शिकायत पत्र था। उसमें लिखा था कि मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, निजी ईर्ष्या के कारण एक निर्दोष नागरिक को अवैध पूछताछ में प्रताड़ित किया और उसे गंभीर मानसिक आघात पहुंचाया। शिकायत करता था शेनहाउ। उसकी पहुंच ऊपर तक थी और उसने मेरे खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मैं पत्र पढ़कर लगभग हंस पड़ा। कितना बचकाना बदला था। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। यह लिनवान का मैसेज था। छिंझुन, जिद मत करो। शेनहाउ का परिवार ऐसा नहीं है जिससे तुम टकरा सको। अगर तुम तलाक का एग्रीमेंट फाड़ दो तो मैं उससे शिकायत वापस लेने के लिए कह दूंगी। चलो फिर से साथ हो जाते हैं। मैसेज में धमकी भी थी और उसे अपनी चतुराई पर गर्व भी। उसे अब भी लगता था कि शेनहाउ उसका सहारा है। उसे अब भी लगता था कि मैं ऐसे छोटे मोटे हथकंडों से डर जाऊंगा। मैंने फोन मेज पर रख दिया और टीम कैप्टन की ओर देखा। ये सिर्फ एक झूठी शिकायत नहीं है। मैंने अपना फोन टीम कैप्टन को सौंप दिया और पुलिस की गाड़ी में रिकॉर्ड की गई वह ऑडियो चला दी जिसमें शेनहाउ मुझे उकसा रहा था। उसने पहले उकसाया था। फिर मैंने एक यूएसबी ड्राइव निकाली और उसे टीम कैप्टन के कंप्यूटर में लगा दिया। उसके अंदर पूछताछ कक्ष में शेनहाउ की स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग थी। मैंने पहले ही अपने हिस्से की बातें एडिट करके हटा दी थी। इसके अलावा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से हासिल की गई निगरानी फुटेज में भी साफ दिखाई दे रहा था कि शेनहाउ अस्त व्यस्त कपड़ों में मेरे घर के दरवाजे पर आया था। ये उसकी स्वेच्छा से की गई स्वीकारोक्ति और गैरकानूनी घुसपैठ का सबूत था। टीम कैप्टन ने सिगरेट नीचे रख दी और भौहें सिकोड़ ली। तुम कहना क्या चाहते हो? वह लंबे समय से मेरे वरिष्ठ थे और मेरे स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। मैंने शांत स्वर में कहा, मैंने होंगफा ग्रुप के डेटा की जांच की है। पिछले कुछ सालों में यह कंपनी बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन इनके वित्तीय रिकॉर्ड में कई संदिग्ध बातें हैं। शेनहाउ की इतनी तीखी प्रतिक्रिया सिर्फ बदले की भावना नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे उन्हें डर है कि हम इस बहाने उनकी कंपनी की जांच शुरू कर देंगे। टीम कैप्टन की आंखों में परिचित तेज चमक उठी। अच्छा काम किया। तुम्हें अंडरकवर भेजना सही फैसला था। फिर उन्होंने मेज पर हाथ मारा। इस शिकायत को मैं संभाल लूंगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक होंगफा ग्रुप का सवाल है, यह केस अब तुम्हारा है। पूरी ताकत से जांच करो। विभाग तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरा दिल गर्म हो उठा। मिशन पूरा करने की गारंटी देता हूँ। टीम कैप्टन के ऑफिस से बाहर निकलते ही मुझे लगा जैसे पूरे शरीर में नई ऊर्जा भर गई हो।
मैंने फ़ोन निकाला, लिनवान का नंबर खोला और सिर्फ 2 शब्द भेजे, आ जाओ। टीम से निकलने के बाद मैंने टेक्निकल डिपार्टमेंट के एक सहकर्मी को फ़ोन किया। लाओवांग एक मदद चाहिए। दूसरी तरफ लिनवान की दुनिया बिखरने लगी। टीम कैप्टन के ऑफिस से निकलने के आधे घंटे बाद ही एक अनट्रेसेबल वर्चुअल नंबर से उसकी कंपनी के इंटरनल वर्क ग्रुप में एक एडिट की हुई रिकॉर्डिंग भेज दी गई। वो तो बस एक लकड़ी का ठूंठ है, बिल्कुल बेकार। ग्रुप में 100 से ज़्यादा लोग थे। रिकॉर्डिंग में शेन हाउ की आवाज़ नहीं थी, सिर्फ लिनवान की थी। वह मीठी और लाड भरी आवाज़ में किसी पुरुष सहपाठी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। कम तनख्वाह, कम कमाई, एक बैग खरीदने से पहले भी सोचता है, तुम्हारे पास ही पैसा है, तुम ही काबिल हो। उसने अपने पति के बारे में तीखी और अपमानजनक बातें कही थीं। रिकॉर्डिंग लंबी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर मौजूद जानकारी विस्फोटक थी। पहले पूरा ग्रुप शांत रहा, फिर कुछ सेकंड बाद हड़कंप मच गया। वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिनवान ऐसी निकलेगी। उसका पति तो अक्सर उसे लेने आता था, लंबा, हैंडसम और उसका इतना ख्याल रखने वाला। फिर भी वह संतुष्ट नहीं थी। इंसान का असली चेहरा कभी बाहर से नहीं पता चलता। कुछ ही देर में विभाग के डायरेक्टर ने सीधे ग्रुप में उसे टैग किया। व्यक्तिगत आचरण कंपनी की छवि को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। कृपया स्वेच्छा से इस्तीफा दे दीजिए। लीनवान घबराकर बोली, कोई मुझे फंसा रहा है, प्लीज मैं विनती करती हूँ। लेकिन जवाब आया, कंपनी को अव्यवस्थित निजी जीवन वाले कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। उसके सामान को तुरंत पैक करवाकर उसे अपमानित करके कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन यह अंत नहीं था। उसकी गर्लफ्रेंड्स वाले ग्रुप चैट में भी वही रिकॉर्डिंग पहुंच गई। जिन सहेलियों के साथ वह शॉपिंग करती थी, चाय पीती थी और अपने राज साझा करती थी, उनमें से किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। अगले ही पल उसे ग्रुप से निकाल दिया गया। उसने नौकरी खो दी, दोस्त खो दिए। तभी उसे मेरी याद आई। उसने मुझे फ़ोन किया, चिंजुन क्या यह सब तुमने किया है? तुम मुझे बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम किसी पर भी ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। तुम एक पीपल्स पुलिस ऑफिसर हो। दूसरी तरफ से उसकी हिस्टेरिकल चीखें सुनाई दे रही थीं। मैं तुम पर मुकदमा करूंगी, मानहानि का मुकदमा। मैंने शांत स्वर में कहा, जरूर करो, इससे और लोग भी यह सब सुन पाएंगे। रिकॉर्डिंग असली है। और हाँ, उस समय शायद मैं इसकी एक कॉपी तुम्हारे माता पिता को भी भेज दूं। लाइन तुरंत खामोश हो गई। मैंने उसे दोबारा बोलने का मौका दिए बिना फोन काट दिया। उसी समय मैं टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिल चुका था। होंगफा ग्रुप के वित्तीय रिकॉर्ड की शुरुआती जांच में ही टैक्स चोरी के पर्याप्त संकेत मिल चुके थे। मैं जानता था कि उन्हें बर्बाद करना सिर्फ पहला कदम था। लिन वन की दुनिया ढह रही थी और शेन हाउ की दुनिया जल्द ही अपने प्रलय का सामना करने वाली थी। अब मुझे एक अच्छे वकील की जरूरत थी, ऐसा वकील जो यह सुनिश्चित कर सके कि लिन वन को तलाक में कुछ भी न मिले और वह दोबारा कभी खड़ी न हो सके। इसी तलाश में मेरी मुलाकात सू छिंग से हुई। वह शहर की सबसे मशहूर तलाक वकील थी, अपने सख्त तरीकों और तेज दिमाग के लिए प्रसिद्ध। वकालत शुरू करने के बाद से उसने एक भी केस नहीं हारा था। मेरी सारी मांगें सुनने के बाद और मेज पर रखे रिकॉर्डिंग, पेन निगरानी फुटेज की तस्वीरें तथा शेन हाउ की स्वीकारोक्ति के रिकॉर्ड देखने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। ऑफिसर छिन, मैं यह केस लेती हूँ। सू छिंग के लाल होंठ हल्के से ऊपर उठे और उसकी आवाज़ आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मैं गारंटी देती हूँ कि उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इसके बाद वह तुरंत काम के मोड में आ गई और मुझे विवाह कानून में गलती करने वाले पक्ष की संपत्ति के बंटवारे से जुड़ी धाराओं का विश्लेषण समझाने लगी। अफेयर नैतिक रूप से गलत है, लेकिन कानूनी रूप से केवल इसी आधार पर उसे कुछ भी न मिलने का फैसला कराना मुश्किल है, जब तक कि सीधे सबूत मौजूद न हो। लेकिन हम दूसरे रास्तों से आगे बढ़ सकते हैं, जैसे यह साबित करना कि उसने शादी के दौरान वैवाहिक संपत्ति को छिपाया या गुप्त रूप से ट्रांसफर किया, या यह साबित करना कि उसके व्यवहार ने तुम्हें गंभीर मानसिक क्षति पहुंचाई है। इसके अलावा तुम्हें धमकाने वाला उसका मैसेज और अपने प्रेमी के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश भी अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। केस पर चर्चा करते समय मेरी तार्किक सोच और सबूतों की पूरी श्रृंखला देखकर वह भी प्रभावित हुई। सच कहूं चिंजुन, तुम मेरे कई क्लाइंट से ज्यादा वकील लगते हो, मैंने शांत स्वर में कहा। पेशा अलग हो सकता है, लेकिन तर्क हर जगह एक जैसा होता है। जल्द ही लिन वान को अदालत का समन और सू छिंग द्वारा हस्ताक्षरित वकील का नोटिस मिल गया। नोटिस की भाषा सटीक, ठंडी और निर्मम थी। उसमें उसकी हर गलती को सूचीबद्ध किया गया था और साफ लिखा था कि हम उसके खिलाफ सभी कानूनी जिम्मेदारियों का पीछा करेंगे। लीन वान पूरी तरह घबरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सचमुच इतना आगे बढ़ जाऊंगा और शहर की सबसे खतरनाक वकील को नियुक्त करूंगा। जब सख्ती काम नहीं आई तो उसने नरमी का सहारा लिया। मैं बस एक पल के लिए बहक गई थी, प्लीज उससे बात करो। वह मेरे माता पिता के घर पहुंची और अंदर घुसते ही घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। दफा हो जाओ, हमारे छिन परिवार में तुम्हारे जैसी बहू नहीं है। लेकिन मैं पहले ही अपने माता पिता को सब कुछ बता चुका था और वह महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग भी सुना चुका था। मेरी माँ का स्वभाव बहुत तेज था। उन्होंने झाड़ू उठाई और उसे घर से बाहर खदेड़ दिया। लिन वान की दयनीय अभिनय पूरी तरह विफल हो गई। केस की बारीकियों पर चर्चा करने के लिए मैं और सू छिंग एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। खाना आधा ही हुआ था कि अचानक एक आकृति हमारी मेज तक आ पहुंची। तू घर तोड़ने वाली औरत, वह लिन वान थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वह सू छिंग को ऐसे घूर रही थी मानो उसे जिंदा निगल जाएगी।
उसने हाथ उठाकर सू चिंग को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे पहले हरकत में आ गया और उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी कलाई पतली थी और मेरी पकड़ से वह हिल भी नहीं सकी। मैंने उसके ईर्ष्या और क्रोध से विकृत चेहरे को देखा। लिनवान, खुद को और शर्मिंदा मत करो। सू छिंग तनिक भी नहीं घबराई। उसने शांति से नैपकिन से होंठ पोंछे और फिर सिर उठाकर लिनवान को तिरस्कार भरी नजर से देखा। वह नजर ऐसी थी जैसे कोई जिद्दी जोकर को देख रहा हो। मुझे छोड़ो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सू छिंग की वह नजर उसे किसी थप्पड़ से भी ज्यादा चुभी। मैंने अपनी पकड़ मजबूत की और उसे पीछे धकेल दिया। पूरे रेस्टोरेंट के लोग हमारी तरफ देख रहे थे। सू छिंग अब भी शालीनता से बैठी थी और मैं ठंडे भाव से खड़ा था। यह अंतर लिनवन की बची खुची इज्जत पर एक और तमाचा था। अब वह पूरी तरह हताश हो चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सहारा बचा था, शेन हाओ। माफ कीजिए, बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकती। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए उससे मिलना चाहती हूँ, प्लीज। नियम तो नियम है, कृपया यहाँ से जाइए। रिसेप्शनिस्ट और सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया। वह पूरी दोपहर लॉबी में बैठी रही। आखिरकार उसे शेन हाओ दिखाई दिया। शेन हाओ एक काली बेंटली से उतरा। वह हमेशा की तरह बेदाग कपड़ों में था, लेकिन जैसे ही उसने लिनवान को देखा, उसके चेहरे पर झुंझलाहट आ गई, मानो कोई चिपचिपी गंदगी उससे चिपक गई हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज, वह मुझे तलाक दे रहा है और मुझे कुछ भी नहीं मिलने देगा। सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। मदद? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? शेन हाउ ने घृणा से उसका हाथ झटक दिया, जैसे कोई गंदी चीज छू ली हो। फिर उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उपहास से हंस पड़ा। तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं? मैं तो बस एक पुलिस वाले की पत्नी के साथ थोड़ा रोमांच ढूंढ रहा था। अब तुम मुसीबत बन चुकी हो। पुलिस मेरे परिवार की जांच कर रही है और तुम फिर भी मेरे पास आने की हिम्मत कर रही हो। पागल हो क्या? लिनवान को विश्वास ही नहीं हुआ कि वही आदमी जो कभी मीठी बातें करता था और उसे सिर आंखों पर बिठाता था, आज इतने निर्दयी शब्द बोल सकता है। शेन हाउ ने अपना बटुआ निकाला, उसमें से कुछ लाल नोट निकाले, गिने और सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिए। नोट धीरे धीरे जमीन पर गिरते रहे, मानो उसकी मूर्खता और सस्ती सोच का मजाक उड़ा रहे हों। सबके सामने अपमानित होकर लिनवन की सारी इज्जत और सारे भ्रम उसी पल टूट गए। आखिरकार उसे समझ आ गया कि जिसे वह प्यार और नया जीवन समझ रही थी, वह शुरू से अंत तक सिर्फ एक क्रूर मजाक था। यह दृश्य सबूत इकट्ठा करने के लिए मेरे द्वारा पहले से तैनात एक सहयोगी ने टेलीफोटो लेंस से रिकॉर्ड किया था। वीडियो बेहद साफ था। मैंने उसे सू छिंग को फॉरवर्ड कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद सू छिंग का वीचैट मैसेज आया। ऑफिसर चिन, हमारे पास उसके खिलाफ एक और सबूत आ गया है। इससे अदालत में साबित किया जा सकता है कि उसका दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार और अनुचित वित्तीय संबंध थे। मैं सड़क पर खड़ी लिनवान का वीडियो देखता रहा। वह खोई हुई और स्तब्ध सी भीड़भाड़ वाली सड़क पर अकेले ऐसे चल रही थी जैसे दुनिया द्वारा छोड़ा हुआ कोई भटकता हुआ भूत हो। पहली बार उसने पीछे मुड़कर देखना शुरू किया। जब वह मेरे साथ थी, भले ही हम अमीर नहीं थे, क्या मैंने कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था? मैं अपनी पूरी सैलरी उसे दे देता था। उसे जो भी खरीदना होता मैं पहले कहता कि महंगा है, लेकिन आखिर में खरीद कर दे ही देता था। मैंने कभी उसे एक प्लेट तक नहीं धुलवाई, न ही एक बार खाना बनवाया। मैं उसे हथेली पर रखकर उसकी रक्षा करता था, लेकिन उसने यह सब अपने ही हाथों से बर्बाद कर दिया। पछतावे के बीज आखिरकार उसके दिल में पागलों की तरह अंकुरित होने लगे, लेकिन यह काफी नहीं था, बिल्कुल भी काफी नहीं। अब फसल काटने का समय आ चुका था। कई हफ्तों की गहन गुप्त जांच और टैक्स विभाग तथा आर्थिक जांच विभाग समेत कई विभागों की संयुक्त कार्रवाई के बाद हमने होंगफा ग्रुप की पूरी आपराधिक श्रृंखला को पूरी तरह समझ लिया था। टैक्स चोरी तो सिर्फ हिमखंड की नोक थी। वे फर्जी तरीके से लोन हासिल करने, अवैध फंड जुटाने और यहाँ तक कि मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल थे। यह एक विशाल व्यावसायिक अपराध गिरोह था जिसकी अंदरूनी संरचना बहुत पहले से सड़ चुकी थी। गिरफ्तारी अभियान बुधवार सुबह 10 बजे शुरू हुआ। कई विभागों की संयुक्त कार्रवाई में सैकड़ों पुलिस अधिकारी एक साथ सक्रिय हुए। टीम का नेतृत्व मैं खुद कर रहा था। लक्ष्य था होंगफा ग्रुप का मुख्यालय। मुख्य लक्ष्य था शेन हाउ। पुलिस की गाड़ियां गरजती हुई पहुंची और पूरी इमारत को घेर लिया। हम अंदर घुसे और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। मैं 2 टीम सदस्यों को लेकर सीधे सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में पहुंचा और दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। शेन हाउ अपनी चमड़े की एग्जीक्यूटिव कुर्सी पर बैठा आराम से कॉफी पी रहा था। हमें देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। तुम पर कई आर्थिक अपराधों का संदेह है। तुम्हें अब कानूनी रूप से गिरफ्तार किया जाता है। मैंने ठंडी हथकड़ियां निकाल ली। वह अचानक पागल की तरह झपटा। मैं तुमसे लड़ूंगा। उसने मेज से कॉफी का कप उठाकर मेरी ओर दे मारा। मैंने सिर घुमाकर आसानी से उसे बचा लिया, फिर एक ही झटके में आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा, पीछे मोड़ दिया और उसे जोर से मेज पर दबा दिया। उसी समय दूसरी टीम ने चेयरमैन के ऑफिस में शेन हाउ के पिता शेन वानशान को भी गिरफ्तार कर लिया। वही कारोबारी दिग्गज जिसने कभी अपने संबंधों का इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की थी। उसी दोपहर होंगफा ग्रुप के पतन की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बाप और बेटा दोनों गिरफ्तार हो चुके थे।
10 वर्ग मीटर से भी छोटे एक सस्ते किराए के कमरे में लिन वान ने अपने फ़ोन पर यह खबर देखी। स्क्रीन पर मेरी वह तस्वीर थी जिसमें मैं खुद शेन हाउ को हथकड़ियां पहना रहा था। उस तस्वीर को देखते हुए उसे लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून खींच लिया गया हो। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि सिर्फ अपनी दिखावे की चाह और रोमांच के लिए उसने कितनी भयानक शक्ति को नाराज कर दिया था। एक हफ्ते बाद नगर ब्यूरो ने मुझे सम्मानित किया और एंटी ड्रग टास्क फोर्स का डिप्टी कैप्टन पदोन्नत कर दिया। मेरी दुनिया धूप से नहा रही थी, जबकि उसकी दुनिया बहुत पहले ही एक अंधे गर्त में बदल चुकी थी। तलाक की सुनवाई का दिन आ गया। अदालत में मैं वादी की सीट पर बैठा था और मेरे बगल में शांत और संयत सूचिंग बैठी थी। सामने प्रतिवादी की मेज पर लीनवान बैठी थी। कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका शरीर दुबला हो गया था और आंखें खोखली लग रही थीं। उसने जिस वकील को रखा था वह पेशे में नया एक युवा वकील था, जो सू छिंग की जबरदस्त मौजूदगी के सामने घबराकर हकलाने लगा था। सुनवाई शुरू हुई। सू छिंग ने स्पष्ट तर्क और तीखे शब्दों के साथ एक एक सबूत पेश किया। मेरे बारे में अपमानजनक बातें कहने की रिकॉर्डिंग, वैवाहिक घर में उसके और शेन हाउ के सर्विलांस स्क्रीनशॉट, मेरा पीछा करने और मुझे परेशान करने के रिकॉर्ड। हर सबूत लिनवॉन की गरिमा पर भारी हथौड़े की तरह गिर रहा था। वह सिर्फ एक ही बात दोहरा पा रही थी, मैं गलत थी। जब मेरी बारी आई तो मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ। पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। मैंने लिनवान की ओर एक बार भी नहीं देखा, केवल शांति से जज की ओर देखकर कहा, मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि मेरी सभी मांगों को स्वीकार किया जाए। मैं अब इस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहता। इतना कहकर मैं वापस बैठ गया। जज ने अंततः फैसला सुनाया। प्रतिवादी लिन वान को गंभीर गलती का दोषी पाया जाता है। तलाक मंजूर किया जाता है। प्रतिवादी लिन वान के नाम पर कोई वैवाहिक संपत्ति नहीं है। निर्णय, लिन वान खाली हाथ घर छोड़ेगी। अदालत से बाहर निकलते समय धूप खिली हुई थी। बधाई हो डिप्टी कैप्टन, एक नई शुरुआत। सू छिंग ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। वहीं दूसरी ओर लिन वान दीवार का सहारा लेकर लड़खड़ाते हुए अदालत से बाहर निकली। उसकी आंखें सुन्न थीं। तभी उसने हमारे आपस में जुड़े हुए हाथ देखे और मेरे चेहरे पर राहत भरी सहज मुस्कान भी। वह वहीं जड़ हो गई। उसकी आंखों में अंतहीन निराशा, जलन और पछतावा भर गया। उसने सब कुछ खो दिया था, जबकि मैं एक नई जिंदगी शुरू करने वाला था। कुछ महीनों बाद देर शरद ऋतु की एक बरसाती शाम को मैं सूचिंग को घर छोड़ने जा रहा था। हमने अभी अभी अपने रिलेशनशिप की पुष्टि की थी और सब कुछ किसी सपने जैसा खूबसूरत लग रहा था। मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे गाड़ी पार्क करके उसे ऊपर छोड़ने जाने ही वाला था कि अचानक कार के पास अंधेरे कोने से एक कमजोर सी आकृति दौड़कर आई और हमारे सामने खड़ी हो गई। वह लिन वान थी। उसके हाथ में छाता नहीं था और वह पूरी तरह भीग चुकी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुझे देखा, फिर पैसेंजर सीट पर बैठी सूचिंग को देखा, जो हमेशा की तरह सलीके से तैयार थी। लेकिन इस बार वह पहले की तरह पागल नहीं हुई। वह सीधे बारिश के ठंडे पानी में घुटनों के बल गिर पड़ी और लगातार सिर झुकाकर माफी मांगने लगी। छिनझुन, मैं गलत थी। मैं सच में गलत थी। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैं बेसमेंट में रहती हूँ और दिन में 3 पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। हर दिन मेरे लिए एक दुःस्वप्न है। उसकी भारी आवाज बारिश की आवाज में घुल रही थी और बेहद दयनीय लग रही थी। छिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए सीट बेल्ट खोली और बाहर निकलने लगी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया और सिर हिलाया। फिर मैं कार से बाहर निकला, छाता खोला और पैसेंजर साइड तक घूम कर गया। मैंने छाता सू छिंग के सिर के ऊपर कर दिया, उसे हवा और बारिश से पूरी तरह बचाते हुए। इसके बाद मैंने बारिश में घुटनों के बल बैठी लिनवान की ओर देखा। जानती हो, जब मैं अंडरकवर था, गोलियां मेरे सिर के पास से गुजरती थीं और मुझे डर नहीं लगता था। मैंने लोगों को अपनी आंखों के सामने सिर में गोली लगते देखा, फिर भी नहीं डरा। लेकिन जिस दिन मैंने घर का दरवाज़ा खोला और तुम्हें और शेन हाउ को हमारे घर में देखा, उस पल मैं डर गया था। तुमने उस छिनझुन को मार दिया जो तुमसे प्यार करता था। उसकी आंखों की चमक तुरंत बुझ गई। इसलिए यह दयनीय नाटक बंद कर दो। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, क्योंकि तुम उसके लायक भी नहीं हो। इतना कहकर मैंने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा। मैं सूचिंग को अपने करीब लेकर उसे बारिश से बचाते हुए बिना पीछे मुड़े बिल्डिंग के अंदर चला गया। मेरे पीछे सिर्फ लिन वान की वह दिल दहला देने वाली चीखें और सिसकियां रह गईं, जो उसने इतने समय से दबाकर रखी थीं। लेकिन तेज हवा और बारिश ने उन आवाज़ों को टुकड़ों में तोड़ दिया और वे कभी मेरे कानों तक नहीं पहुंची। कुछ समय बाद मुझे एक चिट्ठी मिली। उसका रिटर्न एड्रेस फर्स्ट प्रिजन था। लिफाफे पर लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी और उसमें बेचैनी तथा घृणा भरी हुई थी। वह शेन हाउ की चिट्ठी थी। भारी रकम और बेहद गंभीर अपराधों के कारण उसे 20 साल की सजा हुई थी। चिट्ठी में अब उसका पुराना घमंड नहीं था। हर पन्ना जेल की जिंदगी के डर और मेरे प्रति भय से भरा हुआ था। उसने लंबा चौड़ा हिस्सा लिनवान को कोसने में बिताया था। अंत में तो उसने मुझसे गुहार लगानी शुरू कर दी, उम्मीद करते हुए कि मैं पुराने संबंधों के नाम पर जेल के अंदर उसके लिए कुछ मदद कर दूं। मैंने चिट्ठी पढ़ी, फिर उसे मोड़कर एक नए साफ लिफाफे में डाल दिया। इसके बाद मैंने एक सहयोगी से लिनवान के बारे में जानकारी निकलवाई। अब वह शहर के और भी गंदे तथा दूर इलाके की एक कार वॉश में मजदूरी कर रही थी। मैं खुद नहीं गया। मैंने शियाओ ली को भेजा, वही सहयोगी।
जिसने पुलिस कार में शेन हाउ की उकसाने वाली रिकॉर्डिंग सुनी थी। शियाओली अपनी कार लेकर उस कार वॉश पर पहुंचा। लिनवान बड़े आकार की वाटरप्रूफ यूनिफॉर्म पहने हाई प्रेशर वाटर गन से कार पर लगे जाग धो रही थी। ठंड से उसके हाथ लाल पड़ चुके थे और चेहरे पर गंदगी के छींटे लगे हुए थे। जब शियाओली पैसे देने लगा तो चिट्ठी गलती से उसकी जेब से निकलकर लिनवान के पैरों के पास गिर गई। अरे, मेरी चिट्ठी गिर गई। लिनवान झुककर उसे उठाने लगी। जैसे ही उसने लिफाफे पर फर्स्ट प्रिजन और प्राप्तकर्ता के रूप में छिनझुन लिखा देखा, उसका हाथ अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। शियाओली ने अनजान बनने का नाटक किया, चिट्ठी वापस ली और लापरवाही से जेब में रख ली, जानबूझकर ठीक से अंदर नहीं डाली। वैसे भी यह चिट्ठी बेकार है। कैप्टन ने पढ़ने के बाद फेंक देने को कहा था। अगर चाहिए तो रद्दी कागज की तरह रख लो। शियाओली के जाने के बाद लिनवान जैसे किसी सम्मोहन में आ गई। उसने चिट्ठी उठा ली और गंदे पानी से भीगे हुए पन्नों को कांपते हाथों से खोलकर पढ़ने लगी। शेन हाउ की घृणा और शिकायत से भरी लिखावट जहरीले खंजरों की तरह उसके दिल में धंसती चली गई। जिस आकर्षण के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उस आदमी की नज़र में वह सिर्फ मूर्खता और मुसीबत का अड्डा थी। 1 साल बाद मैं एंटी ड्रग टास्क फोर्स का डिप्टी कैप्टन बन चुका था और बड़े मामलों का प्रभारी था। मेरी और सूचिंग की रिलेशनशिप भी स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती गई। वह बुद्धिमान और स्वतंत्र थी, मेरे काम के खतरों और दबाव को समझती थी, और जब मैं सबसे ज़्यादा थका होता था तब मुझे सबसे गर्मजोशी भरा सहारा देती थी। मैंने उसे प्रपोज करने का फैसला किया। जगह वही कैफ़े थी जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी, वही खिड़की वाली सीट। धूप शीशों से होकर अंदर आ रही थी, गर्म और चमकदार। मैं थोड़ा नर्वस था, हथेलियों में पसीना आ रहा था। मैंने जेब से लंबे समय से तैयार किया हुआ मखमली डिब्बा निकाला और खोला। अंदर एक साधारण लेकिन बेहद चमकदार डायमंड रिंग थी। सू चिंग ने मुझे देखा और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। क्या तुम आगे की सारी मंजिलें मेरे साथ देखना चाहोगी? मैं चाहूंगी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप आखिर तक वीडियो में बने हुए हैं तो जाते जाते एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगली कहानी में।